ससुराल आएगी पेंशन। सुनती हो, पिताजी की सर्विस पूरी होने वाली है। अगले महीने पिताजी रिटायर हो जाएंगे, इसलिए अब उन्हें अपना सरकारी मकान खाली करना होगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। आपको पता है, मेरे मौसा जी रिटायर हुए थे ना, तो उन्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिले थे उनके फंड से। अरे एक झटके में करोड़पति बन गए वो लोग। भाग्यवान, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पिताजी रिटायर होने वाले हैं, मतलब पिताजी को भी करोड़ रुपया तो मिलेगा ही। अरे सोच कर देखो, अगर वो पैसा हमारे हाथ लग गया ना तो हमारी गरीबी ही दूर हो जाएगी। अब मकान खाली करने के बाद पिताजी को भी तो रहने के लिए जगह चाहिए होगी ना। कैसा हो अगर पिताजी हमारे साथ आकर रहने लगे। अपने पिताजी को ना तुम ऐसा वैसा मत समझो। वो इतनी आसानी से बोतल में उतरने वाली पार्टी नहीं है। वो 1 रुपया भी किसी को आसानी से देने वाले नहीं है। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ सोचो जिससे कि पिताजी इम्प्रेस हो जाए, और पूरा फंड ना सही, कम से कम आधा तो हमारे हाथ लगे। एक काम करते हैं, पिताजी के लिए रिटायरमेंट की बढ़िया सी पार्टी रख देते हैं। रिटायरमेंट का ग्रैंड फंक्शन देकर पापा जी हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर तो अपनी चांदी ही चांदी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं कल पिताजी को फ़ोन करके पार्टी के बारे में बता देता हूँ। साथ ही ये भी बात कर लूँगा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें हमारे साथ हमारे घर में ही रहना है। पिताजी को तो हर महीने पेंशन मिलेगी। समझो घर तो उनकी पेंशन से ही चल जाया करेगा। हमारी पूरी तनख्वाह हम बचा लिया करेंगे। पापा रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले कि भैया अपना दिमाग लगाए, मैं ही पापा को अपने साथ रहने के लिए मना लेता हूँ। हमारे साथ पापा रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये करी ना आपने दिमाग वाली बात। जल्दी पापा जी को फोन लगाओ और हमारे साथ रहने के लिए उनसे बात कर लो। नमस्ते पापा, कैसे हो आप? अच्छा, अब तो आपकी सर्विस भी खत्म हो रही है। आपकी बहू और मेरी यही इच्छा है कि आप रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ रहें। और भैया का घर भी यहाँ पास में ही है, तो जब आपका मन करेगा आप उनसे मिल भी सकते हैं। बेटा तुम्हारे साथ? पापा देखिए, अब कोई बहाना नहीं है। अब अगर आप हमारे साथ रहने नहीं आए ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे बच्चे आपको कितना याद करते हैं, कुछ पता भी है? वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन समस्या वो नहीं है। फिर क्या समस्या है पापा? बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण का फ़ोन आया था। उसने मेरी रिटायरमेंट की पार्टी रखी उसके घर पर, और वो भी जिद कर रहा है कि पार्टी के बाद मैं उसके साथ ही रहने लगूं। अच्छा, बहुत चालाक निकले भैया तो। बड़ी आसानी से पापा को बोतल में उतार लिया। आज से पहले तो कभी पापा को अपने घर रहने के लिए नहीं बुलाया। अब पापा रिटायर हो गए तो इन्हें बड़ा पापा पर लाड आ रहा है। अब, मैं वो सब नहीं जानता पापा, आप बस मेरे साथ रहेंगे। हाँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे बेटा, बिल्कुल बच्चे बन गए हो तुम दोनों तो। अब पापा तो एक ही है ना, दोनों के घर एक साथ कैसे रह सकते हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। फिलहाल तो रिटायरमेंट पार्टी की तैयारी में लग जाओ। अरुण से पूछ लेना उसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो। वैसे तो वो सब कर ही लेगा, लेकिन फिर भी तेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना। अरे पापा, फर्ज क्यों नहीं बनता? आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। रिटायरमेंट की पार्टी काफी बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और बेनीलाल जी के ऑफिस के मित्र आमंत्रित थे। पार्टी भाई बेनीलाल, अब क्या सोचा है? रिटायरमेंट के बाद कहाँ बसने का इरादा है? अरे यार, बच्चे तो बहुत ज़िद कर रहे हैं कि मैं उनके साथ आकर रहूं। लेकिन दरअसल शुरू से ही बेटा बहू के साथ रहने की आदत नहीं है, और इतने सालों में उन लोगों का अपना एक तौर तरीका सेट हो चुका होगा। अब अचानक से मैं भी रहने लगूंगा तो उन्हें असुविधा तो होगी। फिर क्या सोचा है मित्र? देखते हैं, अभी तो सरकारी मकान का 2 महीने का स्टे मेरे पास है। तब तक मैं कागजी कार्यवाही पूरी कराऊंगा, उससे भी सोचते हैं कुछ। पार्टी के बाद बेटा मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अलग ही रहूं तो बेहतर होगा। अरे पापा, इस उम्र में आप अकेले क्यों रहेंगे? हम है ना। भैया ठीक कह रहे हैं, हम दोनों के होते आप अकेले रहे, ये मुझे ठीक नहीं लगता। देखो बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे घर के आसपास ही मैं कोई मकान किराए पर ले लूँ और वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। जब तुम्हारा साथ रहने का मन होगा तो आ जाया करूँगा, नहीं तो अपना ठिकाना तो है ही। पापा की बात सुनकर बड़ा बेटा एक ट्रिक लगाता है। सुनती हो, पिताजी अलग रहने की इच्छा जता रहे हैं। क्या कहती हो, पापा को 1-2 कमरे का मकान गिफ्ट कर दे? वो तो ठीक है, लेकिन 2 कमरे का मकान भी 30 लाख से कम में नहीं मिलेगा। अरुण और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे, तभी अमित का फोन आता है। भैया क्यों ना पापा के लिए 2 कमरे का मकान बनवा दिया जाए। अब इस उम्र में वो किराए का मकान लेकर रहे, ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा।
हाँ, हम भी अभी यही बात कर रहे थे। लेकिन तेरी भाभी की बात भी सच है। इस एरिया में 2 कमरे का मकान भी 30 लाख से कम में नहीं मिलेगा। और इतना पैसा अपने पास तो नहीं है भई। कैसा रहेगा अगर हम दोनों आधा-आधा पैसा मिलाकर मकान की डाउन पेमेंट कर दें और बाकी पैसे के लिए बैंक से लोन ले लें? लोन के पैसों से आराम से पापा के लिए मकान ले लेंगे। आइडिया तो तेरा अच्छा है, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं। देख, पापा को रिटायरमेंट के बाद अब फंड्स का पैसा मिलने वाला है। मुझे पता है मन ही मन तू भी चाहता होगा ना कि पापा का फंड का पैसा तुझे मिल जाए। इसलिए ऐसा करते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि फंड का पैसा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। और रही बात पापा के पेंशन की, तो पापा को कहेंगे कि पेंशन का पैसा अपने अकाउंट में ही पड़ा रहने दे। इस पैसे से ही पापा के मकान की किस्त दे दिया करेंगे। और पापा के खाने पीने का क्या है, हम दोनों मिलकर उनका खर्चा उठा लिया करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, हम दोनों सारे खर्चे आपस में आधे-आधे बाँट लेते हैं। अच्छा छोटे, एक बात सुन। पापा की रिटायरमेंट पार्टी में ना बहुत खर्चा हो गया है। मेरा तो पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया है। बल्कि मैंने कर्जा लेकर पापा की पार्टी अरेंज की थी। तो मैं तुझे सारे बिल भेजता हूँ। जब सारे खर्चे आधे आधे हो ही रहे तो फिर वो खर्चा भी आधा आधा कर ही लेते हैं। हाँ, चलो भैया कोई बात नहीं। ऐसे भी लड़ाई झगड़े में तो कुछ रखा नहीं। जो भी मैटर है मिल-जुल कर शांति से निपटा लेते हैं। अब बिल भेज दो। पार्टी के खर्चों का भी हिसाब कर ही लेते हैं। बेटा अरुण, 1 सप्ताह में मेरा फुल और फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर मिलकर मेरे लिए किराए का कोई अच्छा सा मकान देख लेंगे। पिताजी ये तो बहुत खुशी की बात है। आप आइए ना, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज? ऐसा क्या सरप्राइज है बेटा? मुझ बूढ़े के लिए क्या सरप्राइज हो सकता है? सुनती हो भाग्यवान, अगले सप्ताह रविवार को पापा अपना फाइनल सेटलमेंट लेकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। अमित को खबर कर देना, वो लोग भी समय पर पहुंच जाए तो ठीक होगा। फिर हम दोनों मिलकर बाबूजी को वो फ्लैट गिफ्ट करेंगे और बदले में हमें मिलेगा पापा का करोड़ों रुपए का फंड। ऐसे पापा फंड का करेंगे भी तो क्या, उनके रहने की दिक्कत भी हमने हल कर ही दी है। एकदम ठीक कह रहे हैं जी। मुझे तो सोचकर ही गुदगुदी सी हो रही है कि कुछ दिनों में मैं लखपति बनने वाली हूँ। सुनिए ना, 10 साल हो गया हमारी शादी को। कब से मैं आपसे कह रही हूँ डायमंड का हार ना सही, एक अंगूठी खरीदवा दीजिए। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जैसे ही बाबूजी का पैसा हाथ में आएगा ना, सबसे पहले मैं अपने लिए एक डायमंड का नेकलेस बनवाऊंगी। अरे भाग्यवान, अब आ रहे हैं ना अगले सप्ताह बाबूजी, चिंता क्यों करती हो? नेकलेस के साथ साथ तुम्हें सोने के कंगन भी बनवा दूंगा। बस तुम बाबूजी की खातिरदारी करके उन्हें खुश कर देना। अगले सप्ताह। भैया कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं बाबूजी? अब बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैं बाबूजी को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। अरे भैया मैं भी चलता हूँ। देखो हम दोनों बाबूजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। आप दोनों उनके स्वागत की तैयारी करके रखना। ठीक है। थोड़ी देर बाद बाबूजी घर आते हैं। बाबूजी, आप किराए का मकान ढूंढने के लिए कह रहे थे ना, लेकिन अब आपको किराए के मकान की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, हमने अपनी ही सोसाइटी में आपके लिए एक फ्लैट खरीद लिया है। खुश रहो बेटा। मेरे बेटे इतने काबिल है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो बिना बात ही परेशान हो रहा था कि रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा, कैसे मेरा गुजारा होगा। बाबूजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप खुशी-खुशी अपने फ्लैट में रहिए। और हाँ, खाने की भी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हम सब एक ही सोसाइटी में तो है। सुबह का खाना आप भाभी के यहाँ खा लीजिएगा, शाम को हमारे यहाँ। खुश रहो बेटा, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। हाँ बाबूजी, आपकी जो भी पेंशन आएगी ना, आपको उसमें से 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। पूरा पैसा आप अपने अकाउंट में रखिएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे बेटा, लेकिन तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मुझे कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। सरकार ने तो बरसों पहले ही पेंशन बंद कर दी है, इसीलिए तो मैं चिंतित था। कोई बात नहीं बाबूजी, पेंशन बंद कर दी तो क्या हुआ, आपको फंड का पैसा तो मिलेगा ही ना। कौन सा फंड बेटा? इस फंड से पैसे निकाल कर ही तो तेरी और छोटे की शादी की थी मैंने। फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे हुए तो उन्हें 1 लाख की एफडी करा के दी। वो भी मैंने अपने फंड से ही निकाला था। बड़े भाई साहब की बेटी की शादी के लिए भी फंड से ही रुपए निकाल कर मैंने मदद की थी। तुम दोनों को मकान बनाने के लिए रुपए भी तो मेरे फंड से ही आए थे। जब समय समय पर फंड से पैसा निकालता रहा तो फंड में पैसा बचता कैसे? मुझे फाइनल सेटलमेंट के बाद ये 50,000 रुपये मिले हैं। अब तो बस यही है जो है।
बाबूजी की बात सुनकर उन चारों के सपने चकनाचूर हो गए थे। लाखों खर्च करने के बाद भी उनके हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं लग पाई थी।